नमस्ते। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के कह सकते हैं उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो गाइड है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर है और ये शुरू ही एक चौंकाने वाले आंकड़े से होती है कि 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स पैसा क्यों गवाते हैं। एग्जैक्टली। और जवाब ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते या वो स्मार्ट नहीं है। जवाब तो खेल के नियमों में ही छुपा है। बिल्कुल, और ये कोई लिखी हुई रूल बुक नहीं है। आज हम उन्हीं अनकहे नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है, नहीं, बल्कि बाजार को देखने का पूरा नजरिया ही बदलना है। मतलब रिटेल ट्रेडर की तरह रिएक्ट करने के बजाय एक संस्था की तरह सोचना है। संस्था की तरह सोचना, ये सुनने में ही एक बहुत बड़ा शिफ्ट लगता है। तो चलिए इसी सोच के फर्क से शुरू करते हैं। एक आम ट्रेडर और मान लीजिए एक बड़े बैंक के ट्रेडर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क क्या है? क्यों एक हमेशा जीतता हुआ लगता है और दूसरा स्ट्रगल करता है? सबसे बड़ा फर्क है इरादे का और स्केल का। एक रिटेल ट्रेडर चार्ट पर जो हो चुका है उसे देखकर फैसले लेता है। वो क्या देखता है? कैंडल्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स। हाँ, जो सब देख रहे हैं। सही। जबकि स्मार्ट मनी यानी बड़े संस्थान बाजार में जो होने वाला है उसकी वजह बनते हैं। सोचिए, जब आपको अरबों डॉलर बाजार में लगाने हो तो आप बस बाय बटन नहीं दबा सकते। नहीं, उससे तो प्राइस ही भाग जाएगा। बिल्कुल, आपको बाजार को तैयार करना पड़ता है। तैयार करना पड़ता है, इसका मतलब वो बाजार को अपनी मर्जी से चलाते हैं। एक तरह से हाँ, वे बाजार को एक चक्र में चलाते हैं जिसके 4 मुख्य चरण होते हैं और ये हर बाजार में हर टाइम फ्रेम पर बार बार होता है। पहली बात जो समझनी है वो ये कि बड़े खिलाड़ी बाजार को जानबूझकर उबाऊ बनाते हैं। उबाऊ? हाँ, जब सब डर कर बेच रहे होते हैं और चार्ट बिल्कुल सपाट दिखता है, ज्यादातर लोग बोर होकर चले जाते हैं। असल में यही वो पर्दा है जिसके पीछे चुपचाप खरीदारी चल रही होती है। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। अच्छा, तो बोरियत भी एक स्ट्रैटेजी है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब जब हमें लगे कि बाजार में कुछ नहीं हो रहा, तब शायद सबसे ज्यादा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो उन्होंने चुपचाप अपनी खरीदारी कर ली। इसके बाद आता है सबसे कह सकते हैं क्रूर चरण, मैनिपुलेशन। जब उनकी खरीदारी लगभग पूरी हो जाती है तो वो जानबूझकर कीमतों को एक जरूरी सपोर्ट लेवल से नीचे धकेलते हैं, एक झूठा ब्रेकडाउन दिखाते हैं। ओह, इससे क्या होता है? इससे तो उन सभी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं जिन्होंने उस सपोर्ट पर खरीदारी की थी। वो सब घबराकर अपनी पोजीशन बेच देते हैं। बिल्कुल, और संस्थानों को अपने बाकी के बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए इसी घबराहट में की गई बिकवाली की जरूरत होती है। उन्हें लिक्विडिटी मिल जाती है। मतलब वो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, यही शब्द है। अरे बाप रे! इसका मतलब जब मुझे लगा कि मैंने एक सेफ स्टॉप लॉस लगाया है, मैं असल में बड़े खिलाड़ियों के लिए अपना पैसा एक प्लेट में सजा कर रख रहा था। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। ये सिस्टम का हिस्सा है। अब जब उनके पास अपनी पूरी पोजीशन है तो वो तीसरा चरण शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। वे कीमतों को तेजी से अपनी मनचाही दिशा में बढ़ने देते हैं। अब रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है कि ट्रेंड पक्का हो गया है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब कूदकर खरीदारी करने लगते हैं। हाँ, और ठीक इसी समय जब सब खरीद रहे होते हैं, संस्थान अपनी पोजीशन धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब वे अपनी खरीदारी उन लोगों को बेचते हैं जो पार्टी में देर से आए हैं। हाँ। और फिर चौथा चरण, चक्र दोबारा शुरू हो जाता होगा। हाँ, रीएक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये चक्र चलता रहता है। वो लोग मानव मनोविज्ञान का पूरा फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि 70% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस को राउंड नंबर पर लगाते हैं। जैसे बिटकॉइन के लिए $50,000 या $60,000। बिल्कुल, ये स्तर उनके लिए चुंबक की तरह काम करते हैं। वो जानबूझकर उन स्तरों को टारगेट करते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? क्योंकि कई बार तो ऐसा भी लगता है कि बाजार बस रैंडमली चल रहा है। क्या हम हर मूव के पीछे एक इरादा खोजने की कोशिश में मतलब कहानी तो नहीं घड़ रहे? नहीं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, ये 100% समय काम नहीं करता। ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, निश्चितता का नहीं। लेकिन एसएमसी हमें एक मजबूत ढांचा देता है। इससे हमारी जीतने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अच्छा, ये हमें बाजार के शोर में से संगीत सुनने में मदद करता है। ठीक है,
तो हमने ये समझ लिया कि ये बड़े खिलाड़ी एक अलग ही खेल खेलते हैं। अब उस खेल की भाषा के कुछ शब्द सीखते हैं। आपने कहा कि उनके कदमों के निशान होते हैं, तो पहला निशान या कोड वर्ड क्या है जिसे हमें पहचानना है? पहला और सबसे जरूरी कोड वर्ड है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर, इसे आप बाजार का डीएनए समझ लीजिए। आमतौर पर एक बुलिश स्ट्रक्चर में कीमतें लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाते हैं, और बेयरिश स्ट्रक्चर में लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। ये तो बेसिक है। सही है, ये तो ज्यादातर ट्रेडर्स जानते हैं। इसमें स्मार्ट मनी का एंगल कहां से आया? स्मार्ट मनी का एंगल इन पैटर्न्स के टूटने में है। जब कोई स्ट्रक्चर मौजूदा ट्रेंड की दिशा में टूटता है, उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीओएस कहते हैं। ये ट्रेंड के जारी रहने का संकेत है। लेकिन जब बाजार का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है, जैसे एक अप ट्रेंड अचानक लोअर लो बना दे, उसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चॉच। ये पहला और सबसे मजबूत संकेत होता है कि संस्थान अपनी दिशा बदल रहे हैं। एक मिनट, इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करता हूं। तो बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक तरह से ये सिग्नल है कि ट्रेन उसी पटरी पर और तेजी से दौड़ने वाली है। हाँ, लेकिन सीओच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि ट्रेन पटरी ही बदल रही है, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सही। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। चौच वो पहला इशारा है कि अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़े खिलाड़ी शायद गेम बदलने वाले हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, लिक्विडिटी। इसे थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि ये बार बार आता है। हाँ। ये संस्थानों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, लिक्विडिटी का सीधा मतलब है बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की उपलब्धता। अगर मुझे 10 केले खरीदने हैं, तो बाजार में कोई 10 केले बेचने वाला होना चाहिए। अब सोचिए, एक संस्थान को 10 लाख शेयर खरीदने हैं, उसे बाजार में 10 लाख शेयर बेचने वाले चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में बेचने वाले कहां मिलेंगे? वहीं मिलेंगे जहां लोग डर कर या मजबूरी में बेच रहे हो, जैसे कि स्टॉप लॉस हिट होने पर। एग्जैक्टली। वो जगह जहां रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए होते हैं, वो लिक्विडिटी के पूल होते हैं। संस्थान जानबूझकर कीमतों को उन स्तरों तक ले जाते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हैं, जिसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अच्छा, जिससे उन्हें खरीदने के लिए जरूरी सेल ऑर्डर्स मिल जाते हैं और फिर वो बाजार को उल्टी दिशा में ले जाते हैं। तो लिक्विडिटी एक तरह से बाजार का पेट्रोल है। हाँ, और बड़े संस्थानों की गाड़ियां बहुत बड़ी हैं, उन्हें चलाने के लिए बहुत पेट्रोल चाहिए, जो उन्हें रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस से मिलता है। वे असल में हमारे डर से अपनी गाड़ी चलाते हैं। हाँ, ये सोचने का एक बेहतरीन तरीका है। आपका नुकसान उनका ईंधन है। आपने लिक्विडिटी स्वीप की बात की, जहां संस्थान रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या वे चार्ट पर कोई सबूत छोड़ जाते हैं? कोई ऐसा निशान जिससे हम कह सकें, हाँ, यहां पर बड़ा खिलाड़ी आया था? हाँ, बिल्कुल छोड़ जाते हैं, और उन निशानों को ही ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी संस्थान ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसने बाजार की दिशा ही बदल दी। अच्छा, इसे पहचानने के 3 मुख्य तत्व होते हैं। बताइए। पहला तत्व है कंसोलिडेशन। एक बड़े मूव से ठीक पहले कीमतें एक बहुत छोटी साइडवेज रेंज में अटक जाती हैं। मतलब एक बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा। बिल्कुल। और फिर आता है दूसरा तत्व, मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल, उस शांति के ठीक बाद अचानक एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, जो पिछली कैंडल से 2 से 4 गुना बड़ी हो सकती है। ये वो क्षण है जब संस्थागत ऑर्डर बाजार में आता है। और तीसरा तत्व? तीसरा और सबसे जरूरी तत्व है वॉल्यूम की पुष्टि, वॉल्यूम कंफर्मेशन। उस बड़ी कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम में भी एक बड़ा उछाल दिखना चाहिए। बिना वॉल्यूम के वो सिर्फ एक सामान्य प्राइस मूव है, संस्थागत गतिविधि नहीं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो वो क्षेत्र एक मजबूत ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। और जब भविष्य में कीमतें उस क्षेत्र में वापस आती हैं, तो क्या होता है? तो वहां से एक मजबूत प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि संस्थानों के बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर वहां सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह फेयर वैल्यू गैप्स भी होते हैं। अच्छा, ये वो खाली जगहें हैं जो बहुत तेज मूव के कारण चार्ट पर बन जाती हैं। तो एफवीजी एक तरह से सीढ़ी चढ़ते हुए एक स्टेप छोड़ने जैसा है, और बाजार को वापस आकर उस छूटे हुए स्टेप पर पैर रखना पसंद है। क्या बात है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इसे समझाने का। बाजार को अधूरापन पसंद नहीं, वो अक्सर उन गैप्स को भरने वापस आता है, जिससे हमें बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब जानना बहुत दिलचस्प है।
हमने भाषा सीख ली, निशान पहचान लिए, लेकिन एक ट्रेडर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर असल में ट्रेड कैसे करता है? क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें देखना कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या इसका कोई व्यवस्थित तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक ढांचे का होना बहुत जरूरी है। पेशेवर ट्रेडर्स भावनाओं पर नहीं, एक सिस्टम पर चलते हैं। इसके 5 चरण हैं। ठीक है, बताइए। चरण 1, मैक्रो बायस तय करें। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि डेली या वीकली चार्ट पर देखें कि बड़ा ट्रेंड क्या है, बुलिश या बेरिश। बड़ी लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश कभी ना करें। स्टेप 1, ट्रेंड के साथ चलो। ठीक है। चरण 2, मुख्य स्तरों को चिन्हित करें। अब अपने चार्ट पर उन निशानों को मार्क करें जिनकी हमने बात की, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी जोन। ये आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, मतलब वो जगह है जहां आप शिकार करने के बारे में सोचेंगे। शिकार करने की जगह, ये अच्छा है। स्टेप 3, चरण 3, एक वैध सिग्नल का इंतजार करें। 1 मिनट रुकिए, यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है ना? क्योंकि इंतजार करते करते फोमो होने लगता है कि कहीं ट्रेड छूट ना जाए। इस भावना से कैसे लड़ें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब तकनीक में नहीं, मानसिकता में है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन संक्षेप में कहूं तो एक पेशेवर ट्रेडर को पता होता है कि अवसर हमेशा आते हैं। अगर ये बस छूट गई तो अगली आएगी। वो बस का पीछा नहीं करता, वो बस स्टॉप पर अगली बस का इंतजार करता है। बिल्कुल। तो एक वैध सिग्नल का इंतजार करें, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS या लिक्विडिटी स्वीप, जो आपके मैक्रो बायस की पुष्टि करता हो। ठीक है, इंतजार किया, सिग्नल मिला। अब चौथा कदम। चरण 4, सही जोखिम प्रबंधन के साथ ट्रेड लें। एंट्री आपके ऑर्डर ब्लॉक या FVG के पास होनी चाहिए। स्टॉप लॉस उस स्तर के ठीक बाहर रखें जहां आपका विश्लेषण गलत साबित हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अपने अकाउंट पर सिर्फ 1 से 2% ही एक ट्रेड में लगाएं। सही। और आपका लक्ष्य कम से कम 1.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, यानी 100 रुपए का जोखिम लेकर 300 रुपए कमाने का लक्ष्य। और आखिरी चरण। चरण 5, ट्रेड का प्रबंधन करें। एक बार जब ट्रेड आपके पक्ष में जाने लगे तो अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आए। इससे रिस्क 0 हो गया। हाँ, आपका जोखिम 0 हो जाता है। अगर बाजार पलट भी जाए तो आपको नुकसान नहीं होगा और फिर मुनाफे को बढ़ने दें। क्या हम इसे बिटकॉइन की एक ताजा उदाहरण से समझ सकते हैं, ताकि ये सब कुछ एक साथ जुड़ जाए? जरूर। मान लीजिए बिटकॉइन का डेली ट्रेंड बियरिश से बुलिश में बदल रहा है, यानी एक CHOH हुआ है। हमारा मैक्रो बायस अब बुलिश है। हम देखते हैं कि $50,000 के पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना था, जहां से एक बड़ा वॉल्यूम वाला मूव शुरू हुआ था। हमने उस जोन को मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम इंतजार कर रहे हैं। बस स्टॉप पर इंतजार। बिल्कुल। कुछ हफ्तों बाद कीमत वापस गिरकर उस $50,000 के ऑर्डर ब्लॉक पर आती है। हम तुरंत नहीं कूदते, हम इंतजार करते हैं और फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर एक बड़ी हरी मोमेंटम कैंडल और बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ उछाल दिखता है। ये हमारा एंट्री सिग्नल है। और ट्रेड कैसा देखेगा, मतलब नंबर्स में? हम 50,050 पर एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस उस स्ट्रक्चर के लो के ठीक नीचे, मान लीजिए 49,400 पर लगाते हैं। हमारा लक्ष्य अगला लिक्विडिटी जोन या 1.3 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से $51,500 होता है। ये एक अनुशासित उच्च संभावना वाला ट्रेड है, जो उम्मीद या अनुमान पर नहीं बल्कि एक ठोस योजना पर आधारित है। तकनीक तो समझ आ गई, लेकिन इसे असल में लागू करना, भावनाओं को काबू में रखना, ये तो असली खेल है। क्योंकि अक्सर लोग सब कुछ जानते हुए भी गलतियां कर बैठते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जान सकती हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है तो आप फिर भी पैसा गंवाएंगी। हमने शुरू में बात की थी कि संस्थान रिटेल ट्रेडर्स की भावनाओं से ही मुनाफा कमाते हैं। फोमो, घाटे से बचने की चाह या बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग, हाँ, ये सब संस्थानों की जेब भरता है। तो एक SMC ट्रेडर की मानसिकता में क्या खास होता है? 3 चीजें। पहली, धैर्य। वो एक शिकारी की तरह है जो सही मौके का इंतजार करता है। उसे पता है कि महीने में 5-10 अच्छे ट्रेड हफ्ते के 100 औसत ट्रेड से कहीं बेहतर हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल। दूसरी चीज है तर्क। वो भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने बनाए नियमों पर चलता है। अगर सेटअप उसके नियमों के हिसाब से नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं होगा,
चाहे बाजार कितना भी आकर्षक क्यों ना दिखे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, जोखिम प्रबंधन को लेकर उसका नजरिया। उसका स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होते हैं। वो इसे जुए की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखता है, जहां हर फैसले का हिसाब किताब होता है और घाटे बिजनेस का हिस्सा है, व्यक्तिगत हार नहीं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बल्कि बाजार को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। ये एक ऐसी भाषा सीखने जैसा है जिसे बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी बोलते हैं। अब चार्ट सिर्फ ऊपर नीचे जाती लाइनें नहीं है, बल्कि एक कहानी है। हाँ, एक कहानी जहां लिक्विडिटी उस कहानी का ईंधन है और ऑर्डर ब्लॉक्स बड़े किरदारों के कदमों के निशान हैं। सही कहा। और मैं ये भी साफ कर दूं कि ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें महारत हासिल करने में 6 से 12 महीने या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ये धैर्य और अनुशासन का खेल है। जो लोग इसमें सफल होते हैं वे सबसे होशियार नहीं बल्कि सबसे अनुशासित होते हैं। वे सीखने और लगातार अभ्यास करने में समय लगाते हैं। तो ये बाजार की एक गहरी समझ है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं। बिल्कुल। तो यहां एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई चार्ट देखे तो सिर्फ पैटर्न खोजने की कोशिश ना करें। ये पूछे इस मूव के पीछे का इरादा क्या है। स्मार्ट मनी इस समय क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो लिक्विडिटी कहां से ले रहा है और कहां ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये एक सवाल आपके देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।